तो चलो बाबू भैया आज शुरू करते हैं हम क्या सैंपल पेपर ना। कल है ना एग्जाम आपका पक्का? ठीक है यार, सैंपल पेपर लेते हैं और शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहले यार एक बात याद रखिएगा यार, तरीका सेम पेपर का रहेगा चाहे जैसे आप आएंगे। जो पैटर्न दिया है, क्योंकि जो ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सैंपल पेपर है, वो करा रहा हूँ मैं ना। एक बार इसके पहले भी आपको बताया था, लेकिन दोबारा एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। और जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है सैंपल पेपर, वो वाला पेपर है, सेम इसी प्रकार का पेपर आएगा। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट पेपर समझिएगा कि पहले नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या होगा और क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। जितना बताऊंगा उतना मेथड तैयार रखना और हो जाएगा, इससे बाहर जाएगा नहीं यार। तो इसलिए केयर करिएगा ना। चलते भाई सैंपल पेपर लेते हैं पहले। ये रहा आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर। ठीक है, जितने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इसमें, इसको एक बार केयरफुली पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा मत। शुरू करते हैं सबसे पहले पैसेज से ही, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पार्ट ए से ही शुरू करते हैं। देखिए यार, ये रहा आपका ना, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, एक पैसेज होगा जिसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उस पैसेज के बेस पर आपको सारे आंसर करने होंगे और ज्यादातर आंसर ना मल्टीपल चॉइस होंगे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी यार। देख लीजिएगा यहाँ पे ना, एक बार पहले मीनिंग समझिएगा यार। ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स, लगभग सभी प्राणी, केयर फॉर देयर यंग वंस, अपने बच्चे की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। मेनी एनिमल्स, कई जानवर, प्ले विथ देयर बेबीज, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग, ये लाइन याद रखिएगा। क्या बोला है, कई बार वे अपने बच्चों के साथ कैसे प्यार दिखाते हैं भाई, टच करके और उन्हें गले लगा करके। ठीक है, मोस्ट एनिमल्स क्लीन, फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, बहुत से मतलब अधिकतम जानवर जो है अपने बच्चों को क्लीन करते हैं, फीड करते हैं मतलब खाना खिलाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये हो गया। बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लेजिंग, अब देखिए कि बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लेजिंग, अपने बच्चों को, यहाँ पे फ्लेजिंग की मीनिंग क्या है, बेबी बर्ड। क्या है, बेबी बर्ड, याद रखिएगा ये। हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट, कि कैसे दुनिया में जब आप बड़े रूप में जाएंगे तो कैसे रहना है आपको, कैसे पेश आना है। अ नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स फॉर देयर यंग वंस, बहुत से जानवर होते हैं जो अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं। टेलर बर्ड्स, यहां पे केयर करिएगा, टेलर बर्ड्स एंड वीवर बर्ड्स, आंट, वास्प्स एंड बीज आर अमंग नेचर्स मास्टर इंजीनियर, ये सब क्या है, नेचर के मास्टर इंजीनियर्स हैं। एंड आर्किटेक्ट्स, और क्या है, आर्किटेक्ट्स हैं। एक कह लीजिए कि मास्टर डिजाइनर, इंजीनियर है और आर्किटेक्ट है। अब इतना ही मेन मेन पॉइंट्स पे आप ना, जब आप एग्जाम में कभी भी, एक बात मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी आप एग्जाम में जब पढ़ रहे हैं पैसेज ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर या इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर क्या लगाते जाइएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा। क्लियर है, इससे हमें हमारा आंसर ढूंढने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, टाइम नहीं लगेगा इससे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए यहां रहा आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर। देखिए यहां पे दिया क्या है, नॉट कॉल्ड है ना, क्या, नेचर्स इंजीनियर। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसको नेचर इंजीनियर नहीं बताया गया, नेचर का इंजीनियर नहीं बताया गया है। तो आपने पढ़ा था अभी क्या, वीवर बर्ड्स थी इंजीनियर, ये तो थी ना, यही भी है। देखिए कहीं देखिए, टेलर बर्ड्स, वीवर बर्ड्स, ये तो इंजीनियर है। ऐसे ही टेलर बर्ड्स भी है, यहां पे लिखा है। ठीक है, आंट्स भी है, इंजीनियर है ना, लेकिन इसमें गोट्स का कहीं जिक्र हुआ था कि इंजीनियर है, नहीं। इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पैसेज ध्यान से पढ़िएगा ना, यहां पे पूछा क्या था,
नॉट कॉल्ड, अगर पूछता कॉल्ड तब तो हम तीनों देख लेते हैं ना, लेकिन पूछा क्या है, नॉट कॉल्ड। ये बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप यहीं पे। हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विथ देयर यंग वन, कह रहा कि कैसे जो एनिमल है अपने बच्चों को कैसे प्यार दिखाते हैं, समझ रहे ना। तो आपको यहां पे दिया था लाइन में, कैसे शो देयर लव बाई टचिंग एंड हगिंग, दे रखा है ना। तो याद रखिएगा, अब ऑप्शन हमें यही वाला ढूंढना है। तो आप अब इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा यार, फिक्स है कि कौन सा, बाई टचिंग एंड हगिंग। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग, मैंने अभी बताया था बेबी बर्ड्स की मीनिंग क्या थी वहां पे, याद है आप लोगों को, कंफर्म क्या था, अभी अभी शेयर किया था कि फ्लेजिंग्स का मतलब क्या होता है, बेबी बर्ड, मैंने आपको दिखाया भी था वहां ना। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से समझ लीजिए कि ग्रामर का सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, ग्रामर का। अब जो बताऊंगा बहुत ध्यानपूर्वक आपको ये बात सोचनी है और समझनी है, ये याद रहे कि कभी भी जो चीजें पॉइंट्स वाइज बता रहा हूं उसको आप नोट करते चलिएगा। जैसे देखिएगा यहां पे क्या दिया है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई सेंटेंस अगर एवरी है सब्जेक्ट के रूप में, क्या है, एवरी, एवरी होता है सिंगुलर, और इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। क्लियर है, ये बात समझ में आई। और यही नहीं, मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने क्या कहा था, अगर कभी भी सेंटेंस में आपको मिल जाए क्या, ईच, एवरी, एवरी वन, समवन, एनीवन, somebody, anybody, everybody, none, one, no one, याद है, ये बताया था मैंने आपको, ये सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर। अगर ये सब के सब सिंगुलर हैं तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। इसके अकॉर्डिंग आपको अब ऑप्शन में फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा कैसे है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, हैव सिंगुलर है कि प्लूरल, हैव क्या है, प्लूरल है, ये लगेगा, बिल्कुल नहीं भाई, पहला ऑप्शन तो गया। आर प्रेजेंट, आर सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, आर भी गया। हैड तो दोनों के साथ लगता है, लेकिन एक कंडीशन है, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड। टेंस में बताया हूं ना, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहीं पे सिंगुलर एक ही है हमारे पास, क्या, इज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, करेक्ट है। क्लियर है बात। चलिए अगला देख लीजिए एक बार आप, इसको देखिए, ही इज वरीड एग्जामिनेशन, आप हिंदी में बोलिए एग्जाम को लेकर क्या है आप, चिंतित है ना एग्जाम के बारे में, तो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अबाउट का मतलब क्या होता है यार, के बारे में, ही इज वरीड अबाउट एग्जाम, ठीक है। अगला है यार, देखिए ऐसे केसेस में ना, जब कभी भी अरेंज करने की बात करें, क्या करने की बात करें, सेंटेंस को अरेंज, सबसे सिंपल तरीका जो बता रहा हूं, सबसे पहले आप ये फाइंड करने की कोशिश करिए कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट ही है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर निगेटिव होगा तो नॉट, इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म, यही होगा ना, प्लस
ऑब्जेक्ट, और हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट। फुल स्टॉप होना चाहिए ना, ये असर्टिव के लिए है। अगर मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पहली बात तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, व्हाट, व्हेन, ये सब आएगा तो समझ जाइएगा फिर इंट्रोगेटिव है। फिर इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाती है, क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है, यही ना। लेकिन ये देखिए पहले यार, अब आप एक फाइंड करने की कोशिश करिएगा कि इस पूरे वर्ड्स में सब्जेक्ट क्या हो सकता है। क्लियर है, आते हैं मुद्दे पर भाई। लास्ट, रेनिंग, इट, बीन, हैज, नाइट, सीन्स, इसमें से सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इट। पहली बात तो रेनिंग की बात कर रहा है, और जब वेदर के लिए हम ना सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करते हैं, इट का यूज, तो इसका मतलब क्लियर है कि सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, इट। क्लियर है, सब्जेक्ट आपने लिख लिया, इसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो सकती है, हैज, बीन, दोनों साथ होगा। क्यों, क्योंकि क्या लगा है, सिंस और फॉर के केस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चाहे जो टेंस हो सभी के साथ क्या लगता है, बीन लगता ही लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगी, हैज बीन, यही हो जाएगी। क्लियर, इसके बाद वर्ब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ब। तो वर्ब क्या है, रेनिंग, और हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। अब जब सीन्स लगेगा, लास्ट नाइट, क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट। अब आप ऑप्शन चेक करिएगा, ईट कहां से शुरू है। पहली बात तो देखिए शुरू ही नहीं है ईट से, गया, ये भी शुरू नहीं है ईट से, गया, दो ऑप्शन गए, हमारे पास दो बचे। ईट के बाद बीन आना चाहिए कि हैज, हैज, इसका मतलब कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये बात समझ में है, यही हर तरह के जब भी आपको मिलेगा ना, सबसे पहले आप काम यही करिएगा, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन एक कंडीशन है, अगर क्वेश्चन वर्ड कोई आ जाए, इसमें क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, तब क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, इसके बाद क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, और नेगेटिव होगा तो नॉट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। एक कब होगा, जब सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड होगा तो, ठीक है। लेकिन आप जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव रेयर केस में पूछता है, पूछेगा नॉर्मल केस में क्या, असर्टिव। ठीक, अगला देखिए, या तो इंपेरेटिव भी पूछ सकता है कई बार। Which of the following word is misspelled? कभी भी अगर misspelled पूछे ना तो इसका मतलब गलत स्पेलिंग वाला पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है यार, गलत स्पेलिंग वाला। इतनी बात समझ में आ रही है, क्या कर रहे हो, इधर देख लो यार। Which of the following word is misspelled? मतलब अगर misspelled लिखता है तो ये जान लीजिए कि कोई चार में से एक गलत स्पेलिंग होगी किसी की, क्या होगी, गलत। अगर करेक्टली स्पेल्ड पूछता तो इसका मतलब तीन गलत होंगे, कोई एक क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, अब आते हैं चेक करते हैं। एक्सेप्टेंस, ये सही है कि गलत है यार, गलत है। अच्छा, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल, अच्छा एक्सेप्टेड, चारों में कौन सा सही है, सही तो तीनों है, गलत कौन सा है, सी गलत है। कौन सा गलत है भाई, एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना, क्लियर है, ये गलत है, एक्सेप्टेंस होता है ना, क्लियर है। अब आ जाते हैं भाई, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, ध्यान से समझिएगा इसको ना, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, महंगे कपड़े खरीदने में उसने बहुत से पैसे खर्च कर दिए ना। अब आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, स्पेंट वर्ड है क्या, आपसे पूछा है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे कुछ पूछेगा। तो मैंने क्या कहा था, नाउन के लिए क्या बोला था मैंने, नाउन का मतलब सीधे सीधे क्या है, नाम, जितने भी नाम होंगे वो क्या होंगे, नाउन। क्लियर है। और दूसरी कंडीशन मैंने वर्ब के लिए क्या आपको बताई थी, काम, यही बताया था ना, जितने भी नाम है वो नाउन है, दुनिया के जितने भी काम है वो सब के सब क्या है, वर्ब। अब ये बताइए, खर्च करना नाम है कि काम है,
काम है, और काम है तो क्या होना चाहिए, वर्ब। क्या होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आते हैं भाई, देखिए इधर। अब आपके पास मैसेज है, आपके बुक से है। किससे है? आपके बुक से है। द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम, अपना पानी कहां से लेती है, कूर्ग के हिल्स और जंगल से। ठीक। महासीर, देखिए केयर करिएगा, महासीर अ फ्रेश वाटर फिश है। महासीर क्या है, फ्रेश वाटर फिश है। अबाउंड दीज वाटर्स किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, कौन सी है, बर्ड की बात करेगा तो किंग फिशर है। वाइल्ड स्क्वेरल, लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटेन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश ऑन द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। एलिफेंट्स क्या दे दिया यहाँ पे, एंजॉय बीइंग बाथ स्क्रब्ड एंड रिवर, किसके द्वारा भाई, महावत के द्वारा। उनके जो हाथी को चलाते उलाते हैं, लेकर चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, महावत कहलाते हैं। अब आपको क्वेश्चन इसी पर बेस्ड करना है भाई, देखिए ध्यान से आप। विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कौन सी नदी पानी अपना प्राप्त करती है, कौन सी नदी, कावेरी नदी। क्लियर है? और ठीक ऐसा ही रहेगा, आसान है कि नहीं, पेपर में ठीक ऐसा ही रहेगा, इससे टफ नहीं होगा, लेवल सेम रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश फिश वाटर, कौन सी है इसमें से, कौन सी मछली थी, अभी जिक्र किया था हमने, कौन सी, महासीर मछली का। क्लियर है बात? अगला देखिए यार, अब देखिए ना, आपको अपने से बुक से दे रखा है, मल्टीपल चॉइस है, आपको चूज करना है। और मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई थी आपको। पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है। अब देखिए, लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर स्थित था, कहां पर स्थित था, निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ऑन द, ऑप्शन की बात अगर हम क्या जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल इन वैली, यही था। क्लियर है? ठीक भाई, आ जाइए अगले पर। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड इयर्स इन प्रिजन, कितने साल उन्होंने जेल में गुजारे थे, 30 साल। 30 साल है कहां इसमें, 33 है। अच्छा, 30 साल नहीं गुजारे थे भाई, पक्का? बुक्स में देखे हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना, कई जगहों पर 27 ही होता है, अगर यहाँ बुक में 30 दिया है तो क्या चलेंगे 30, कई पर 27 देता है ना। खैर आप बुक के अकॉर्डिंग चलिएगा 30। द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बेकर्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, जो जब वो चलता था तो झांग झांग की आवाज नहीं आती थी। पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, किसके बने होते थे, प्लास्टिक के, किसके बने होते थे भाई, आयरन लोहे के, किसके होते थे, बंबू स्टफ। सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आपके पोएम से एक पैसेज दिया गया है, उसी के बेल्ट पर क्वेश्चन पूछ लेगा है। देखिए, आई एम एन ऑर्फन, अच्छा ये बताइए लाइन कौन बोल रहा है, अमेंडा बोल रही है ना, याद है, अमेंडा बोलती है कि मैं एक अनाथ हूं, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमती हूं, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माय हस्ड बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से गलियों में जमीन पर क्या बनाती हूं, आकृतियां बनाती हूं। ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो शांति है वो सुनहरी है, एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता क्या है भाई, प्यारी है, मीठी है। अब आगे बोल रहा है, हु डज आई रेफर, यहां पे जो आई शब्द है वो किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, उसके पिता के लिए, कभी अपने लिए लाया, मदर के लिए या अमेंडा के लिए। ये लाइन तो अमेंडा बोली थी, इसका मतलब ये किसके लिए आया था, अमेंडा के लिए। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन द एक्सट्रैक्ट, कौन सा वर्ड ना रेस्ट्रिक्शन का अपोजिट है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी, बंधन, समझ रहे हैं ना। अब आपको इसका विलोम शब्द ढूंढना है, अपोजिट का मतलब क्या, कौन सा शब्द, विलोम। तो बताइए रेस्ट्रिक्शंस का कौन सा हो जाएगा, आजादी,
आजादी का मतलब क्या है? फ्रीडम। क्लियर हो गई ये बात? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ए है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी से है। क्लियर है? पूछ रहा है ट्रम्प ऑफ सर्जरी फॉलोइंग इज आर ट्रू विद द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। कौन सा इसमें ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से सही है? मिसेस पंफरे एक पुअर लेडी थी? पुअर लेडी थी? नहीं भाई, जो डॉग को एग्स दे रहा हो, वाइन दे रहा हो, मतलब अंडा, शराब, ये सब दे रहा हो, उसके लिए अलग अलग से बाउल्स रखे हो, दोपहर का, शाम का, सुबह का, समझ रहे हैं ना? तो गरीब हो सकता है पॉसिबल। और उसमें दिखा भी था ना, रिच लेडी थी वो। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ये बात सही है? ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेता था ना, और इसी से इसलिए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? एक ये सही हो गया। अगला चेक करिए, ट्रिकी वाज ए वेरी डॉग, क्या वो एक्टिव था? नहीं था। जेम्स हैरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन, याद है? पशुओं के डॉक्टर थे ना। इसका मतलब कौन कौन सा सही है? दूसरा, चौथा। तो इसमें से कौन सा है? बी वाला है ना, दूसरा। तो किसको ट्रिक करते हैं भाई? क्लियर हो गई बात? आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। आपके रहा है, व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। एक्चुअल में हरी अनिल से क्या चाहता था? मनी उसका लूटने का इरादा था ना। वो तो काम के लिए बोल रहा था उससे, लेकिन एक्चुअल उसका काम नहीं था ये। समझ? इसमें बोला क्या लाइन में? एक्चुअली, वास्तव में अनिल से वो क्या चाहता था। समझ रहे हैं ना? मनी। अगला क्वेश्चन आपके पास ए है, व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डेनबी, याद है होरेस डेनबी के बारे में? होरेस डेनबी क्या कलेक्ट करना पसंद करता था? क्या करना पसंद करता था भाई? उसको कलेक्ट करना। याद है? चैप्टर पढ़ाया हूं बेहतर तरीके से। अगला है, व्हाट इज द एज ऑफ वोली। ये आप लोग बताएंगे, मैं नहीं, आपके पास 2 मिनट समय होगा, पक्का ना? व्हाट इज द एज ऑफ वोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। सोच के बोलना है, गलत नहीं। आपने जिसको करेक्ट याद हो, जब मंगला की शादी हो रही थी उस समय भोली कितने साल की थी? कितने साल की थी? पक्का कंफर्म है? याद है ना आप लोगों को? इसलिए याद रखिएगा। चले भाई अगले, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स। ध्यान से पढ़िएगा लाइन। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं बोलूंगा नहीं, आप चाहती हूं बोलूंगा तो वैसे पकड़ लिए होंगे। व्हाट हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स अप स्टेयर्स, तो मेरे कुर्सियों के साथ क्या कर रहे थे भाई? याद है? हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये लाइन किसने बोली थी? लैंडलॉर्ड था कौन इसमें? अच्छा, लैंडलॉर्ड कौन था? मिसेज हॉल थी ना यार, पक्का? मकान मालकिन का नाम क्या था? याद है? पक्का? वैसे लैंडलॉर्ड थी, याद है ना? पक्का ना? डाउट नहीं ना है? उनका नाम मिसेज हॉल था या नहीं? पक्का ना? अभी कंफ्यूजन में हो तुम लोग? मेरे कहने पर नहीं बोल रहे हो कि मिसेज हॉल था? याद है ना, मैं कहानी में थी ये। चलो चेक करो भी, तुरंत फाइंड करो। 2 मिनट है तुम्हारे पास, नहीं तो पीटेंगे बहुत। कहानी पढ़ा के गया था। देखिए लैंडलॉर्ड्स का नाम क्या था उसमें? फुटप्रिंट विदाउट फीट, जल्दी ढूंढो, सोच लो। तुम लोग कॉन्फिडेंस में नहीं हो, इतनी बार पढ़ाया गया है। मिसेस मिसेस हॉल, क्लियर है? जो लैंडलॉर्ड थी ना, सॉरी। अब आइए देखिए, इधर पार्ट बी है आपका। देखिए यार, यहां पे ना एक पैसेज दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा आप ना।
यहाँ पे क्या दिया है, जस्ट एज पॉसिबल। इस प्रकार से माँ बाप के लिए टू लीव देयर ऑन लाइफ, अपनी जिंदगी लीव्स एज फुली पॉसिबल, उतना संभव हो सके जितना जीने की, एंड टू डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्व्स टू द utmost, so it is important for educators and teachers to do the same। टीचर के लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब आप ना सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, आपको इसको लिखना है, क्वेश्चन आंसर करना है ना। अब देखिए यार, यही है टीचर पाले का क्या हो जाएगा, वाइटल फॉर पेरेंट्स टू लीव देयर ऑन लाइफ फुली एज पॉसिबल एंड डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग दिल सेम टू अटमोस्ट। वही भी क्या इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। सेम लाइन पैसे से एक बार फाइंड करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन बी वाला है, व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी। कहने कि अगर स्टूडेंट्स और टीचर के बीच संबंध सही नहीं रहे ना, तो क्या परिणाम होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा भाई, यहां पे दिया होगा ना अनसेटिस्फैक्टरी, यहां पे ना होगा क्या, दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी टीचिंग मेथड एंड चाइल्ड्स एबिलिटी, अब यहां से क्लियर करिएगा, चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूअली हैम्पर्ड। तो बच्चे की सीखने की क्षमता ना हैम्पर्ड होती जाएगी, कम होती जाएगी, इफ द रिलेशनशिप अनसेटिस्फैक्टरी, अगर उनके बीच संबंध सही नहीं होगा तो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहां पे, when children go to school their teachers become during स्कूल आवर सब्सटीट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स। कहने हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो उसमें पैसेज में दिया था, तो उनके टीचर ही उनके किसका रोल निभाते हैं, उनके पेरेंट्स का रोल निभाते हैं, गार्जियन का रोल निभाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बस इसी को आंसर कर देना था। क्लियर है? व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, स्टेटमेंट ये क्या सजेस्ट करता है, यही कि जब माँ बाप नहीं होते हैं, जब बच्चा स्कूल में चला जाता है, तो उनके टीचर्स ही उनके पेरेंट्स होते हैं और उनके गार्जियन होते हैं, तो उनको उन्हीं तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए अगला, विच वर्ड मीन्स टॉलरेबल, सेटिस्फैक्टरी। टॉलरेबल का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्टरी। पैसेज में दिया था एक, वहां से ढूंढ के लिखना था ना, क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्टरी। क्लियर है ये? आगे देखिए यार, अब आपको दिया है ये, यू आर अंकिता अंकित कानपुर, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ हिर हर हिम, राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। पहली बात, योर फ्रेंड है तो इनफॉर्मल लेटर है। कैसा लेटर है बाबू, इनफॉर्मल है ना। इनफॉर्मल में पहले अपना एड्रेस लिखिए, डेट लिखिए और नीचे लिखिए डियर फ्रेंड, याद है। और डियर फ्रेंड में आप शुरुआत में कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर इनविटेशन कार्ड। समझ रहे हैं ना, मैं आपका इनविटेशन कार्ड देखकर बहुत खुश हुआ। और आई वांट, ऐसे लिख दीजिएगा ना कि आई वांट टू कम बट माई हॉलीडे समर वेकेशन इज गोइंग ऑन, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द, किसमें बुलाया, जो भी है, हॉलीडे। क्लियर है ना? इसलिए याद रखिएगा, बस मैं आपको ना इसका भेज दूंगा ग्रुप में, सारा चीजें देख लीजिएगा एक बार, है बड़ा आसान सा ना, लिख देंगे। और बताया भी हूं कई बार इनफॉर्मल के केस में। ठीक है? और क्या था, ये कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना इस वाले पैसे? अच्छा है यार, ठीक। अच्छा, यहाँ रेन्यू, आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, आपको अपने स्कूल के लाइब्रेरियन को पत्र लिखना है कि स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ किताबें नहीं है, उनको मंगवा लीजिए। तो एप्लीकेशन तो लिख ही सकते हैं जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं, बस प्रिंसिपल की जगह क्या लिखेंगे, टू द लाइब्रेरियन, फिर स्कूल का नाम। क्लियर है? फिर कौन कौन सी बुक आप मंगाना चाहते हैं उनसे क्या कि वो बुक का नाम लिख दीजिएगा। क्लियर है? लेटर में बड़ा आसान सा है यार, मैं सारा भेज दूंगा ना लेटर्स वाला, क्योंकि टाइम चला जाएगा इसमें, बहुत ज्यादा लंबा लिखने में। आपको देखिए पैराग्राफ लिखना है, किस पर लिखना है पता है यार, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर
गेम्स, सम आउटडोर गेम्स, बेनिफिट्स, इफेक्ट ऑन द लाइफ। आपको जो बाहर मैदान में खेले जाने वाले गेम हैं, दो तरह के गेम होते हैं। एक इंडोर, इंडोर का मतलब जो हम बंद कमरे के अंदर खेलते हैं, क्लियर है? जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया, ये सब गेम है ना। ऐसे ही एक आउटडोर गेम, आउटडोर गेम क्या है? जो मैदान में खेला जाता है ना। उसको क्या करना है यार, उसके बेनिफिट्स और इफेक्ट बताना है। याद रखना, अगर आप आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपका मेंटली डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलपमेंट होगा। ये समझ रहे हैं ना? सोशल इंटरेक्शंस की जो स्किल है वो निखर आएगी, लोगों से बातचीत करने का तरीका निखर आएगा। ये सारी बात एक पैराग्राफ में बस लिख देनी है। क्या करनी है? लिख देनी है। मैं आपको भेजूंगा, ये सब ग्रुप में आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना। राइट एन आर्टिकल अ रिटायरमेंट पार्टी, किस पर लिखना है भाई? कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है और वो पार्टी दे रहा है, तो इस पे क्या करना है? आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है? आर्टिकल में एक पॉइंट चाहिए, हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज। पहली बात कि ये किसकी रिटायर पार्टी है, कौन रिटायर हो रहा है। टाइम एंड प्लेस, ये पार्टी कहां पर मतलब कहां पर, प्लेस कहां पर आयोजित की जा रही है, और टाइम क्या है। इसके बाद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, सारी चीजें बताइए डिटेल में, सेलिब्रेशन के बारे में बताइए, और अपना अनुभव उस पार्टी का बताइए कि उस पार्टी में आपका अनुभव कैसा रहा। क्लियर है? इसको ले लीजिएगा। अब आते हैं भाई यहां पे कुछ ग्रामर के सेक्शन पे, और याद होगा, बताया बहुत बेहतर तरीके से हूं, याद है? देखिए अब यार, आपको बदलना किसमें है? किसमें है? इनडायरेक्ट में। तो देखिए, सबसे पहले ही सेड, ही सेड के साथ क्या लग जाएगा? दैट। क्यों लगेगा दैट? याद रखिएगा, अगर यहां पे सेड टू होल्ड में बदलता, सेड टू है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार। अब देखिए आगे चीजें इन पर, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो दैट के बाद सब्जेक्ट इट, थर्ड पर्सन बदलता है? नहीं बदलता है, लेकिन टेंस तो बदलता है। तो क्या हो जाएगा? हैड। हैज किस में बदलता है? हैड बीन क्या हो जाएगा? रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें कोई बदलने वाली चीज थी नहीं, तो पूरा लिख दीजिएगा इसके बाद का। क्लियर है? अगला देखिए यार, द चिल्ड्रेन, क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम। देखिए ये क्या था? सब्जेक्ट था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, और क्या था? ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? द नेशनल एंथम। अब आप ये देखिएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बदलता किसमें है? वाज या? याद है ना? तो क्या हो जाएगा? वाज। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड है ना? थर्ड हो जाएगी। संग बाई, बाई कौन? द चिल्ड्रेन। आपका क्या हो जाएगा यार? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे देख लीजिए। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएट का क्या मतलब है? इसमें कैपिटल लेटर कहीं गलत है, कॉमा कहाँ लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, समझ रहे हैं ना? इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। कैपिटल लेटर कहाँ रहेगा, स्मॉल लेटर कहाँ रहेगा। तो याद रहे, जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर किस में होना चाहिए? कैपिटल में। तो पहली बात यहाँ के को क्या करिए? कैपिटल। क्लियर है ना? कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड। अब देखिए, टू हिज फ्रेंड के बाद वाई हाईलाइट के बाद आपको पता है ना, इनडायरेक्ट में ऐसे लगाना पड़ता है। क्लियर है? यहां तो कंप्लीट हुआ। वाई, वाई में देखिए पहला लेटर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसमें कैसा रहेगा? कैपिटल। क्या रहेगा? कैपिटल। वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, और यहां पे लगेगा क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर है? और इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा? इन सब सारी चीजों का ख्याल रखना है। बात समझ में आई? दोबारा बता रहा हूं, पहले चेक करिएगा कैपिटल हर जगह सही है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन में कॉमा कहां लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा कहां लगेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी पहला लेटर जब लिखा जाता है तो इस किस फॉर्म में हो जाता है भाई?
किस फॉर्म में हो जाता है? लेटर कैसा हो जाता है? कैपिटल। इतना याद रखिएगा। और सारी की सारी चीजें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना? इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज अगर वो नरेशन का फॉर्म है तो। ठीक, आगे आते हैं भाई। देखिए यार, अब दिया है ट्रांसलेशन एकदम आसान सा है। वृक्ष हमारे अमूल्य निधि हैं, है ना? अब याद रखिएगा, ऐसे ट्रांसलेशन एकदम आसान देगा आपको, बहुत टफ नहीं देगा। इसलिए हमें क्या करना है यार, इनको इजीली करना है। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। क्लियर है ना? और आपको कई बार हो सकता है कि यार निधि का मतलब ना समझ में आए ना। अमूल्य का मतलब इनक्रेडिबल भी होता है, इनवैल्यूएबल भी होता है। समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा, इसको कई बार आप केयर करके चलिएगा। ब्रीथ द ट्रीज इज इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज तो नहीं, अगर आपको मीनिंग ना है तब प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए ना। इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। वृक्ष हमें केवल ईंधन और फल ही नहीं देते। ट्रीज नॉट ओनली ट्रीज गिव नॉट ओनली क्या फ्यूल एंड फ्रूट्स बट आल्सो, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। दे गिव अस टिम्बर। क्या होता है टिम्बर का मतलब? इमारती लकड़ी। क्लियर है? वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं। क्या हो जाएगा? ट्रीज स्टॉप्ड या स्टॉप किसे? एयर पॉल्यूशन। हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्री अननेसेसरली। वी शुड नॉट कट ट्री, हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अनावश्यक का मतलब क्या होगा? अननेसेसरली। क्लियर हो गई ये बात? अगले पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको अब यहाँ पे तो सारी चीजें खुद से आपको क्रिएट करनी है, कुछ नहीं। 2 टेंस पढ़ के जाइएगा अगर आपको अपने से अपना क्वेश्चन आंसर लिखना है तो। सारी चीजें 2 टेंस में, मैक्सिमम 99% केसेस में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, थोड़ा बहुत प्रेजेंट। क्लियर है? और पूरा आंसर आप, चूंकि मैक्सिमम कहानियां किसमें मिलेंगी आपको? पास्ट टेंस में। दिया है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इंप्रेस्ड द पोस्टमास्टर। लेंचो की कौन सी क्वालिटी पोस्टमास्टर को प्रभावित की थी? याद है कौन सी क्वालिटी? फेथ इन गॉड। इसका गॉड में इतना बिलीव था कि वो बहुत ज्यादा इससे क्या हो गया था? इंप्रेस हो गया था। तो यही लिखना था आपको, लिखना कुछ नहीं था। लेंचोस impressed the postmaster by with the quality of faith in God. How did he decide to help him? पोस्टमास्टर ने उसकी सहायता करने की कैसे कोशिश की? तो आपको याद होगा, he called all the post office employees. उसने सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों को बुलाया and tell about the letter, और लेटर के बारे में उनको बताया। एंड यहां तक उसने कहा था कि गिव सम पार्ट ऑफ देयर सैलरी टू डोनेट, या चैरिटी के रूप में। क्लियर है? ये बात बोलनी थी आपको। दोनों में से कोई एक करना है। द साइट ऑफ द फूड मेडेड हिम, याद है वो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का? जो बच्चा था, उसकी मम्मी जो खाना लेकर आती है उसके नजदीक चट्टान के पास में, तो खाना देखकर क्या हो जाता है? पागल सा हो जाता है ना। व्हाट डज द ही सजेस्ट, यह क्या सजेस्ट करता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। अंत में वह छोटा बच्चा सीगल का क्यों उड़ने को मजबूर हुआ? क्योंकि वह बहुत ज्यादा भूखा था, है ना। और उसके भोजन को कैच करने के चक्कर में वहां से वो उछाल लगाता है, फ्लाई करता है। व्हाट आर द साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा। कौन से ऐसे दृश्य थे जिसने बुद्ध को मन को बदल दिया, विचलित कर दिया? कौन कौन सी साइट्स थे आपको याद है? एक बार रास्ते में उन्हें क्या दिखाई देता है? बूढ़ा व्यक्ति देता है दिखाई। एक बार सिक मतलब बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। इसके बाद ऐसे कई दृश्य सीन्स थे। तो और लास्टली उन्हें क्या दिखाई दिया रहता है? एक सेंट था जो भिक्षा मांग रहा था ना। और इन सब दृश्यों ने उनको फ्यूनरल पोजीशंस भी देखा था उन्होंने, डेड बॉडी जा रही थी जो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इन सब दृश्यों ने उनको पूरी तरह क्या कर दिया था? विचलित कर दिया था। तो आपको कुछ नहीं लिखना था, यही बात लिख देनी थी। द साइट्स दैट मूव द बुद्धा आर, या सॉरी वर, है ना। कौन कौन सी साइड थे? अ सिक मैन, क्या था? एक
बीमार व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, अ फ्यूनरल पोजीशन, क्या जा रहा था भाई, फ्यूनरल पोजीशन, याद है ना ये पूरा। और एक सेंट लास्ट में मिला था जो क्या मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था। इन सब दृश्यों ने उनको पूरी तरह क्या कर दिया था, विचलित कर दिया था। अगले, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढेकियाबेरी, याद रखिएगा, केयर करिएगा, एक ही करना है दोनों में से कोई ना। अब याद है जब वो स्टेशन पर उतर जाते हैं राजवीर और प्रांजोल, टी फ्रॉम आसाम, याद है कहानी ना, जब उतर जाते हैं तो कार में उनके पापा मम्मी कार से वो लोग जा रहे होते हैं, तो देखते हैं इसके चारों तरफ क्या है, सिर्फ बागान ही बागान है, किसकी, चाय की ना। और जब वो उधर से गुजर रहा था तो एक ट्रैक्टर ट्राली भी जा रही थी, क्या भरकर लेकर, चाय, याद है, बस वो सीन बताना था आपको क्या हुआ था। अब आगे है, 60 वर्ड्स में लिखना है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली। अब बोल रहा है कि बस कंडक्टर ने वली को कैसे रिसीव किया, याद है, पहले वो हाथ मारती है, फिर हाथ वो बढ़ाता है कि मैं इसको थोड़ा हेल्प कर दूं बस में चढ़ने में, लेकिन वो कहती है ना मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, याद है, ये पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए। व्हाट डज एन फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, इसमें से कोई एक ही लिखना है ना। एन फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि बिकॉज ही हैड नो एनी रियल फ्रेंड, क्लियर है ना, 13 इयर्स की हो चुकी थी लेकिन उसके पास कोई इसका रियल फ्रेंड नहीं थी। मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टू एनिमल्स फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, आपको हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अलग अलग जानवरों की क्वालिटी बताई गई थी, हाइना कैसे आता है, टाइगर कैसे आता है, याद है, तो किसी दो एनिमल्स का आपको कैरेक्टर लिखना है, क्लियर है। अब पोएम पढ़ लीजिएगा, आप लोग पूरा पढ़ाया हूं डिटेल में, क्लियर है ना, दिक्कत नहीं है ना, ठीक। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, किसी भी पोएम से आपको कितनी लाइन लिखनी है, 4 लाइन की कविता लिखनी है, तो लिखने के लिए आता है नॉर्मली। राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आपको इनमें से किसी एक का क्या लिखना है, तीनों में से एक जरूर आएगा इसमें, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्लियर है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन का मतलब वहीं पे जहां पे ठहरा था कौन, ग्रिफिन, याद है, साइंटिस्ट, इनविजिबल, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वहां पे कौन सी असाधारण घटना घटी थी, याद है, कई असाधारण घटना थी। पहली बात तो जब वो वहां पहुंचा था तो अपने चेहरे की तरह क्या किया था, बैंडेज किया था, बांध रखा था। दूसरी बात, पैसा एडवांस दे देता है, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर एक दिन एक घर में चोरी होती है, उसके बाद अचानक किसी के पास आता है, पैसा आ जाता है ना, ये सारी चीजें स्ट्रेंज हुई थी। और बाद में इनविजिबल हो जाता है, बाद में जो आता है वो कांस्टेबल उसको भी मार और देता है, याद है ना, तो ये सारी चीजें जो घटी थी उसको लिख देना है। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑजिबल, ऑजिबल के 2 कैरेक्टर्स लिखना है दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम मैक्स, जो मैक्स थे क्या थे, अलग थे, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना था तो एक करके चलिएगा। यहाँ पे दिया है 60 वर्ड, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क रिचर्ड एब्राइट, अगर आपको कभी रिचर्ड एब्राइट के साथ काम करने का मौका मिले ऑन प्रोजेक्ट पर और किसी एक्सपेरिमेंट, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड व्हाई, आप किस फील्ड में उसके साथ काम करना चाहेंगे और क्यों। तो श्योर है कि एब्राइट को किसका नॉलेज ज्यादा था, बटरफ्लाइज, कीट्स के बारे में ना, समझ रहे हैं ना, बटरफ्लाइज के बारे में ज्यादा जानता था ना वो यार, तो उसी के बारे में कहेगा। डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द नेकलेस, नेकलेस का मेन कैरेक्टर कौन था, द नेकलेस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन था, मटिल्डा थी ना, उसके बारे में पूरा लिखना था, तो ये तो आसानी से लिख लेंगे, ठीक। अब यहीं पे खत्म हो गया ना, क्लियर है, तो ये सैंपल पेपर आपका कंप्लीट हो गया। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो दोबारा जरूर पूछिएगा, अगर घर पे भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कहीं डाउट होता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्लियर है, वीडियो बनाकर डाल दूंगा दोबारा मैं। और इस पर मत हल्के में लेना, जरूर पूछना, अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ दीजिएगा, क्लियर है बात, ठीक है।